माय नेम इज सबिन अमान एंड मैं आपका दोस्त या फिर भैया भी कह सकते हो आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको भाई साइंस का टीचर हूँ इस टाइम पे, भैया भी कह दो, दोस्त हूँ मैं आपका। तो आज हम पढ़ने वाले साइंस में एक ब्रांच है फिजिक्स नाम की ब्रांच, मेरी फेवरेट ब्रांच, इतनी मस्त ब्रांच है। उसमें हम पढ़ने वाले साउंड। साउंड होता क्या है? वैसे इसमें थोड़ा बहुत बायोलॉजी भी आएगा, यहाँ पर कुछ टॉपिक बायोलॉजी से रिलेटेड है, बट बेसिकली वैसे साउंड फिजिक्स का चैप्टर है। अब हम पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले हैं समझो पहले। वेव वेव होती क्या है? पानी, अगर पानी में पत्थर मारा सबने, पानी में से तो करते रहते हैं। अब उसमें जो कुछ निकलता सा है यार, गोल सर्कल सा, वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। वेव कौन कौन से टाइप की होती है, वेव साउंड कौन सी वेव है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट साउंड कौन सी वेव है, सब पढ़ेंगे। अब भाई साउंड तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये थोड़ा भूल जाएगा भाई। साउंड साउंड कौन सी वेव है पढ़ लिया और साउंड क्या है पता ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले बात बताऊँ, मैं तुम्हें सुनाई दे रहा हूँ, मेरे मुझसे कुछ साउंड निकल रहा है, यानी कि मेरे गले से कुछ साउंड निकल रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार वगैरह सभी ने बचाया। साउंड प्रोड्यूस किससे होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस कैसे होता है साउंड। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हाउ साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड वाइब्रेशन हाँ ठीक है। अब साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बॉडी। अब भाई तुम मुझे सुन पा रहे होंगे, मैं अगर तुम मेरे पास आके बोलोगे तो मैं भी सुन पाऊंगा तुम्हें। तो भाई ह्यूमन बॉडी से कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अब इसी इसमें पढ़ेंगे हम सुन कैसे पा रहे हो भाई, तुम मुझे सुन पा रहे हो, मैं तो चलो मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया भाई, मैं तो साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब तुम कैसे सुन पा रहे हो साउंड, ये भी पढ़ेंगे। अब ठीक है, इतना ज्यादा पढ़ लिया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सब पूरा पढ़ डालेंगे हम, चिंता मत करो, मेरे साथ बने रहो, सब कुछ पढ़ डालेंगे। ओह सॉरी, एक बताना भूल गया, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोपगेट करता है, यानी कि ट्रैवल करता है, ठीक है। अब ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड, कुछ साउंड होते हैं भाई जो हम सुन पाते हैं, ठीक है। जल्दी तुम मेरे को सुन पा रहे तो मैं इनऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड में बोल रहा हूँ। अब कुछ साउंड होते हैं भाई जो सुनाई नहीं देते यार, उसके बारे में पढ़ेंगे। नॉइस एंड म्यूजिक, नॉइस भाई कभी ट्रैफिक में गए बड़ा खराब लगता है भाई, क्योंकि भाई ट्रैफिक में भोपू भोपू की आवाज आ रही होती है, हॉर्न बजा रहे होते सबके सब, अब वो नॉइस में ही आ जाएगा। म्यूजिक सब सुनते होंगे गाने स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे, उसमें तो मजा ही आता होगा भाई। नॉइस एंड म्यूजिक, कुछ प्लीजेंट साउंड, कुछ अनप्लीजेंट साउंड। और नॉइस पोल्यूशन होता क्या है भाई, नॉइस पोल्यूशन क्या होता है ये भी पढ़ेंगे हम लास्ट में। तो बिना किसी देरी के मेरे साथ वीडियो में बने रहो। और पहले हम घुसते हैं एक टॉपिक पे जिसका नाम है वेव। जैसे कि मैंने कहा था पढ़ेंगे वेव्स। पहले टॉपिक हमारे इस चैप्टर का वेव्स होता क्या है, ठीक है। Waves are the disturbance that travel and carry energy from one point to another without carrying matter along with them. अरे भाई सपोज दैट मैंने मुंह से साउंड निकाला, साउंड निकाला कि नहीं निकाला, अब जब मैंने साउंड निकाला तो मेरे मुंह से एक वेव निकलेगी, ठीक है। अब वो वेव निकलेगी ना, साउंड की वेव, मतलब ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव निकलेगी, और जो वेव निकलेगी वो मेरे को थोड़ा ले जाएगी भाई। तो ये भी यहाँ पे बोल रहा है कैरिंग मैटर अलोंग विद दैट। बेसिकली वेव्स क्या है, वेव्स एक डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी कैरी करके ट्रैवल कराती है। अब ठीक है, इसको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। वाटर वेव्स, वाटर वेव्स हम सभी ने पत्थर मारा होगा, बचपन में बहुत करते थे ऐसी चीजें। अब वाटर वेव्स जब हम, यानी कि जब वाटर में पत्थर मारते हैं तो एक सर्कल से ऐसा करके बाहर से निकलता है, तो उसको हम वेव्स कहते हैं, वाटर वेव्स। अब साउंड वेव्स मैं बोल रहा हूँ भाई, अब साउंड भी एक वेव्स निकाला है, क्योंकि साउंड वेव्स मतलब यानी कि वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। और लाइट वेव्स, लाइट वेव्स यानी कि सभी को मैं आपको शक्ल देख पा रहा हूँ, क्यों, लाइट्स की वजह से देख पा रहा हूँ, लाइट के चैप्टर में बातें पढ़ेंगे। और लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब रेडिएशन, रेडिएशन बेसिकली बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, जहाँ पे एक बार रेडिएशन हो गई तो आप पता नहीं कितने टाइम तक रेडिएशन नहीं रहेगी, और पॉइजनस बहुत ज्यादा है, ठीक है। रेडिएशन भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। अब इसके टाइप पढ़ेंगे हम, मेरे साथ बने रहो, एक एक चीज करके बताऊंगा। और सपोज दैट आपके जो एनसीईआरटी वाले 10 चीज बताएंगे, मैं आपको 11 चीज बताऊंगा, तो मेरे साथ बने रहो भाई। ये समझो वेव्स के कितने टाइप्स होते हैं, और वेव्स का टाइप का सब, यानी कि वेव्स का सब टाइप भी क्या होते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहला टाइप है, दूसरा टाइप है मैकेनिकल वेव्स। तो भाई एक एक चीज करके बताता हूँ आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते क्या है। मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। बेसिकली वो वेव्स होती है जिनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। मीडियम यानी कि कुछ एयर या फिर सॉलिड या फिर लिक्विड, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल है, ठीक है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब भाई रेडिएशन, रेडिएशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अब दूसरा टाइप आता है इसका मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव क्या होती है, मैकेनिकल वेव बेसिकली वो होती है जिनको मीडियम की जरूरत पड़ती है, यानी कि वो वैक्यूम है जहाँ पे कुछ मीडियम ही नहीं है, वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकती। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी रीजन बताता हूँ आपको मैं।
ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि भाई मैकेनिकल वेव्स को एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए एयर पार्टिकल में कुछ पार्टिकल या मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, तभी जाके वो मैकेनिकल वेव बनी। अब इसके क्या है, साउंड, ठीक है, इसमें साउंड आ जाता है, ठीक है, और कौन कौन सा आ जाएगा, साउंड आ जाता है। चलो बेसिकली साउंड बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि साउंड का मतलब मैकेनिकल वेव है हमारा, साउंड आ जाता है। क्या क्या पढ़ा है मैंने अभी तक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दोस वेव which can be which not need यानी कि जिनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड कैन ऑल्सो ट्रैवल इन वैक्यूम यानी कि मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो वैक्यूम में तो ट्रैवल। अब इसका एग्जांपल क्या है, लाइट और रेडिएशन। मैकेनिकल वेव जिनको क्या कहते हैं, कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम यानी कि जिनको वेव जिनको नीड पड़ेगी किसकी, मीडियम की, यानी कि जैसे कि साउंड है। अब साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ती है, सॉलिड, ठीक है, मॉलिक्यूल, क्योंकि ना जो मैकेनिकल वेव होते हैं जो उनकी एनर्जी होती है ना, अब वो कैसे ट्रांसफर होती है, मॉलिक्यूल से ट्रांसफर होती है। अब मैकेनिकल वेव पे टाइप पढ़ते हैं, मैकेनिकल वेव के टाइप हम अभी जस्ट इसके बाद ही पढ़ते हैं। पहले ये समझो भाई, लाइट वेव और मैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब लाइट वेव्स क्या होते हैं समझो पहले। लाइट आप सभी को पता है, लाइट हमें क्या कहते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें क्या कहते हैं, सॉरी, एनेबल अस टू सी, यानी कि जो हमें क्या करते हैं, देखने में मदद करते हैं, लेकिन मेन चीज बिना लाइट के हम देख नहीं सकते, ठीक है। अब ये बताओ, लाइट वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है नहीं कर सकती, एक क्वेश्चन है, लाइट वेव वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, यस और नो, ठीक है। वेरी सिंपल सा आंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है भाई, वो क्यों नहीं कर सकती भाई, क्यों कर सकती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट वेव, आप सिंपल सा अगर तुमसे कोई पूछे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, इंडिपेंडेंट बोल देना उसको, इंडिपेंडेंट वेव्स होती है, ठीक है। अब मैकेनिकल वेव डिपेंडेंट वेव है भाई, अपने बलबूते में कुछ नहीं करती भाई, दूसरे के मीडियम पे ट्रैवल करती है। अब इसके बाद समझते हैं मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स। मैंने क्या बोला था, तो मैकेनिकल वेव के टाइप बताऊंगा आपसे। देखो टाइप क्या होता है भाई, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम भी बता रखा है भाई, ये रहा भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव का डायग्राम, ये रहा ट्रांसवर्स वेव का डायग्राम। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है क्या है, सुनो, वो वेव जो 180 डिग्री पे प्रोपेगेट करती है और जो बैक एंड फोर्थ मोशन दिखाती है, बैक एंड फोर्थ यानी कि वाइब्रेशन दिखाती है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे वाला मोशन दिखाती है, ठीक है। अरे 180 डिग्री पे प्रोपेगेट करती है, समझ लिया भाई। ये क्या कहते हैं, ऑक्सिलेटरी मोशन दिखाती है, हाँ, टू बैक एंड फोर्थ मोशन दिखाती है, ठीक है, 180 डिग्री पे करती है। और ट्रांसवर्स वेव का सुनो, 90 डिग्री पे प्रोपेगेट करेगी, ठीक है, अप एंड डाउन मोशन दिखाएगी, ठीक है, लीनियर मोशन ये भी दिखाएगा, ये लीनियर मोशन दिखाएगा, ये ऑक्सिलेटरी मोशन दिखाएगा। अब देखो भाई, ये साउंड वेव्स भी हमारी क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आपने कुछ नोटिस करा भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव में, यहाँ पर तो भाई मैंने एकदम चिपका के बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा खोल के बनाया। क्यों बनाया, हम एक चीज पढ़ेंगे, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता क्या है, ये सब पढ़ेंगे। तो ये जो आपको डाउट है वो वीडियो में ही कवर हो जाएगा, बट अभी नहीं करूंगा मैं कवर, क्योंकि फिर बाद में क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर ट्रांसवर्स वेव आप देखोगे ये इस टाइप की होती है, मतलब। और लाइट, इसका एग्जांपल है लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, यानी कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, ऐसे 90 डिग्री पे ट्रैवल करेगी, कैसे, और बैक अप एंड डाउन पोजीशन दिखा के। अब हम, ये तो भाई आपके एनसीईआरटी में था नहीं, तो आप साउंड से पढ़ते हैं थोड़ा, जो आपके काम भी आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बस बता दिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब साउंड के बारे में पढ़ेंगे, तो अब ये समझो भाई साउंड होता क्या है। इतना मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, अब तो वेव पढ़ा दिया, वेव कौन सा साउंड कौन सा सब पढ़ा दिया भाई, वैसे आपके एनसीईआरटी में था नहीं। तो अब ये समझो साउंड है क्या चीज। साउंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है भाई, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं हम, क्योंकि काइनेटिक बेसिकली एड्स में आए नहीं, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जनरेट बाय द मोशन, मींस अगर कोई भी मोशन कर रहा है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो भाई साउंड भी मोशन से होता है, वाइब्रेशन पता है, बैक एंड फोर्थ मोशन रैपिडली जो होता है उसको साउंड कहते हैं। अब इट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव कह सकते हैं, अभी लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव कहेंगे वैसे नहीं, इसके अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। अब भाई देखो, प्रोड्यूस बाय एनी वाइब्रेटिंग बॉडी, कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, जल्दी वाइब्रेट कर रही है, यानी कि जैसे सपोज मैं वाइब्रेशन कर रहा हूँ, बैक एंड फोर्थ यूज कर रहा हूँ, तो मेरे से आवाज आएगी नहीं आएगी, क्योंकि मैं रैपिडली नहीं कर रहा। अगर कोई भी बॉडी रैपिडली क्या करती है, वाइब्रेशन दिखाती है, वाइब्रेशन शो करती है, बैक एंड फोर्थ मोशन शो करती है, तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इट कांट प्रोपेगेट ऑन थ्रू वाइब्रेशन, वो बिना मीडियम के प्रोपेगेट नहीं कर सकती। मैंने 5-6 बार बोल दिया, ये आ सकता है पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन भाई यहाँ पे क्या था, क्या भेटेगा,
वो क्या बैठेगा, क्यों वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, क्या साउंड क्यों वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन अभी बोलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, साउंड इसलिए ट्रेवल नहीं कर सकता बेटा क्योंकि यहाँ पे ना, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए है ही नहीं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं हमें साउंड को ट्रैवल करने के लिए, लॉन्ग मैकेनिकल वे में ट्रैवल करने के लिए, जिस वजह से वो ट्रैवल कर पाता है, एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। और भाई सिंपल सी बात है, वैक्यूम में कुछ है ही नहीं, जब क्या कहते हैं कैसे ट्रैवल हो जाएगी भाई। और स्पीड ऑफ साउंड, जैसे ये एनसीईआरटी में है नहीं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। इन एयर, आइए मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर में क्या है, एयर में 343 मीटर पर सेकेंड, 343 मीटर पर सेकेंड है इसमें, किसमें, एयर, किसमें, रूम टेम्परेचर में। आप तक जो पढ़ाया कुछ है, कुछ आपको डाउट नहीं होगा, फिर भी आपको डाउट है तो कुछ नहीं, अच्छी तरह बताऊंगा, डाउट की वीडियो में एक कमेंट में आप डाउट डाल देना। अब इन्वर्टर में H2O, इसमें कितनी स्पीड होती है, इस पर 1500 मीटर पर सेकेंड होती है, 1500 यानी कि 1500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करता है, क्या साउंड करता है, किसमें, H2O वाटर में। स्टील, भाई स्टील कितना सॉलिड है, ठीक है, और इसमें 5000 मीटर पर सेकेंड, 5000 मीटर पर सेकेंड। एक बात बताता हूँ आपको, ऐसा क्यों, इनकी जो स्पीड है वो हर चीज में क्या करता है, अलग अलग क्यों है, तो ये मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, किस पे, मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। कंप्रेशन हुआ तो ज़्यादा होगी, रेफ्लेक्शन हुआ तो कम होगी, यानी कि मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल पास में, एक दूसरी बात बताऊँ, एयर में, गैसेस में मॉलिक्यूल कम दूर होते हैं, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। वाटर में थोड़े पास होते हैं, और एज कम्पेयर इसमें एनर्जी करने में उससे कम टाइम लगेगा। स्टील में सबसे ज़्यादा पास होता है भाई, इतने पास, ठीक है, तो इसमें भी कम टाइम लगेगा। तो ये साउंड कुछ नहीं है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है भाई, क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लॉन्गिट्यूडल मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडल मैकेनिकल वेव है। प्रोपेगेट किसमें करती है, सॉलिड यानी कि मीडियम में प्रोपेगेट करती है, वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। प्रोपेगेट कांट प्रोपेगेट थ्रू बाय वैक्यूम, ठीक है। स्पीड क्या है भाई, रूम टेम्परेचर में H2O स्पीड है 1500 मीटर पर सेकंड। स्टील में है तुम्हारी क्या कहते हैं 5000 मीटर। अब तुम्हारा ये डिपेंड करता है भाई तुम कौन सा सॉलिड ले रहे हो, ठीक है। सॉलिड अगर कुछ ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो उसमें स्पीड कम होगी, तो स्टील थोड़ा हार्ड सॉलिड है, जैसे में ज़्यादा है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, हाँ, प्रोपोगेशन ऑफ, नहीं सॉरी, हाउ साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। अब देखो भाई, साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ये तो सभी को पता है भाई। साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगा। बट ऐसा नहीं है कि उसमें पूरा का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो पूरा वाइब्रेट कर रहा है। उसमें कुछ एक फैक्टर होता है, वो होता है वाइब्रेटिंग पार्ट। पूरी वाइब्रेटिंग बॉडी नहीं, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग वाइब्रेटिंग पार्ट्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं, जिस वजह से वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो, जब भी वो वाइब्रेट करता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। अब अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग साउंड होते हैं, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग वाइब्रेटिंग पार्ट होते हैं, और उनके अलग साउंड भी होते हैं। वो डिपेंड करता है उनके वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा है, ठीक है। अब सिंपल सा ये मैं आपको पढ़ के आया हूँ। As we know that the sound produced by the vibration and by the musical instrument, this sound can be also produced, but for this happening, there are one factor is responsible for it, that is vibrating part। ये मैंने आपको बताया क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल करता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो साउंड प्रोड्यूस करता है, वो होता है क्या, वाइब्रेटिंग पार्ट। अब मैं कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम बताऊंगा आपको, और उनके कुछ वाइब्रेटिंग पार्ट बताऊंगा। अब जैसे मैंने आपसे कहा था भाई, मैं कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा, और उसके पार्ट्स बताऊंगा कि कौन वाइब्रेटिंग पार्ट बताऊंगा जो जिससे वो वाइब्रेशन शो करते हैं और आवाज निकालते हैं। अब भाई गिटार का वाइब्रेटिंग पार्ट, तरह से स्ट्रिंग। भाई ये डायग्राम थोड़ा ब्राइट हो जाएगा, ये डायग्राम बनाता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। और आप ये देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ से लेके पूरा स्ट्रिंग्स दिखेंगे। क्या स्ट्रिंग्स दिखेंगे, जब हम इसको आगे पीछे, यानी कि जब हम इसको खींचते तो वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। जब हम इसको खींचते क्या करता है, वाइब्रेट करता है। अब जब वो वाइब्रेट करता है भाई, जब ये आपको दिखेगा नहीं, जब ये वाइब्रेट करेगा, जो स्ट्रिंग्स है जब ये वाइब्रेट करेगी ना, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। क्या मैंने क्या बोला, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। सो जब ये जो स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, हम उसे खींच रहे हैं तो ये वाइब्रेट कर रही है, तो ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है। अब दूसरा हमारा आ गया तबला, ठीक है। तबला सब वीडियो देखा होगा, ये मैं आपको ऐसे करके बताता हूँ, ये तबला है, ठीक है।
इसके यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है जो इस टाइप की दिखती है। और ये मेम्ब्रेन ही वाइब्रेट करती है जब हम उसको हिट करते हैं, इसको स्ट्राइक करते हैं उस पर, तो ये मेम्ब्रेन क्या करती है, वाइब्रेट होती है। वाइब्रेट होती है तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। अब हमारा सैक्सोफोन आ गया, एयर कॉलम्स इस टाइप का होता है सैक्सोफोन। मैं आपको दिखाता हूँ। ये सैक्सोफोन हो गया। और यहाँ पे कुछ एयर कॉलम्स बनाए जाते हैं, वो भूल गया काफी बनाए जाते हैं, जो उसको दबाते हैं, जब हम उसको फूकते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है भाई, एयर कॉलम से जो है वाइब्रेट करता है। एयर कॉलम जब वाइब्रेट करते हैं क्या होगा, वाइब्रेशन इज, व्हेन वाइब्रेशन इज हैपन देयर आर साउंड इज प्रोड्यूस, ठीक है। अब वायलिन वायलिन एक इसके साथ एक डंडी सी होती है, ठीक है, ये डंडी सी होती है। वायलिन हमारा बेसिकली गिटार टाइप का ही होता है। और जब हम इस गिटार को ये क्या कहते हैं, हमारा ये हो गया स्ट्रिंग, इसमें भी स्ट्रेच स्ट्रिंग्स होती है जो हमारी वाइब्रेटिंग पार्ट होती है। अब इस पर हम हाथ से नहीं करते बेसिकली, इसमें हम क्या करते हैं, एक हमारी डंडी होती है जिसको हम उस पर लगाते हैं, जिससे वो क्या करता है, वाइब्रेशन होता है। और व्हेन वाइब्रेशन इज हैपन साउंड इज प्रोड्यूस, ठीक है। अब यहाँ पे पियानो, अब पियानो में कुछ बंदे बोलेंगे भाई स्ट्रेच स्ट्रिंग्स कहाँ से आ गई, पियानो में तो बटन दबाते हैं उसमें साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। स्ट्रेच स्ट्रिंग्स होती है पियानो में, अगर आप उसको खोल के देखोगे ना, जस्ट लाइक ये बटन है, ठीक है, सपोज दैट हम इसको दबाते हैं तो आप उसके यहाँ पे एक एरिया होता है जिसको हम खोल के देखेंगे, यहाँ पे हमारे बहुत सारी, पता नहीं कितने सारी स्ट्रेच स्ट्रिंग्स हमारी होती है, जिससे हम जो बटन दबाते हैं वो वाली स्ट्रिंग्स, कुछ स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती है, जिससे हमारा अलग अलग टाइप का साउंड प्रोड्यूस होता है। फ्लूट, गुरुली, और हम उसको और भी चीज़ें कहते हैं जो हम फ्लूट ही बोलूँगा बेसिकली। अब ये फ्लूट क्या होता है, जब हम इससे हवा पास करते हैं तो इसमें भी एयर कॉलम होता है भाई, ये डंडा होता है, इस पे एयर कॉलम्स बने होते हैं, जिससे वो जो वाइब्रेट करता है, एयर कॉलम वाइब्रेट करते हैं, देन साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ड्रम्स होते हैं भाई, इसमें भी स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि हम किसी चीज पर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो वाइब्रेट कर रहा है तो क्या साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारे कुछ बेसिकली क्या कहते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर उनके क्या कहते हैं, वाइब्रेटिंग पार्ट है। तो सबसे पहले गिटार, स्ट्रेच, तबला, स्ट्रेच मेम्ब्रेन, सैक्सोफोन, एयर कॉलम्स, वायलिन, वायलिन और स्ट्रेच स्ट्रिंग, पियानो, स्ट्रेच स्ट्रिंग, और ये फ्लूट, एयर कॉलम, ड्रम, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। यानी कि ये जो पेपर आता है ना तुम्हारा, उसमें सवाल जरूर पूछा जाएगा, एक ना इनमें से कोई ना कोई तो आएगा जरूर, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। कुछ थोड़ा बहुत मैं आपको सारे के सारे तो बता नहीं सकता, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट, तो थोड़ा बहुत कुछ रिसर्च करो, थोड़ा एनसीईआरटी से भी पढ़ो, ठीक है। तो हम इसके बाद हमारे एक बहुत तगड़ा सा टॉपिक आने वाला है। अरे भाई तो एक बढ़िया सा टॉपिक है, हाउ साउंड प्रोड्यूस, ठीक है। अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, मैंने थोड़ा बहुत आपको पहले भी हिंट दिया था इस चीज़ के बारे में, और मैंने बेसिकली लिखा भी था, ये साउंड मैंने टॉपिक लिखा था, मतलब पॉइंट्स लिखे थे कुछ, उसमें लिखा था साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन या फिर वाइब्रेटिंग बॉडी। अब जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो कैसे करती है, और साउंड वाइब्रेशन से कैसे प्रोड्यूस होता है। अब ये देखो, साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, सबसे पहले ये। अब व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू बैक एंड फोर्थ मोशन रैपिडली इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अब भाई जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, ऑसिलेटरी मोशन करती है, जो वो रैपिडली ये चीज करती है ना, तो वो कुछ साउंड, मतलब कुछ वेव प्रोड्यूस करती है, किस चीज की साउंड की वेव प्रोड्यूस करती है, तो बेसिकली ये साउंड प्रोड्यूस करती है। एक सेकंड, सभी को पता होगा ऑसिलेटरी मोशन का होता क्या है, ऑसिलेटरी मोशन सब तो पढ़ा था, पढ़ा होगा, याद नहीं आ रहा होगा, बता देता हूँ। ऑसिलेटरी मोशन जब भी कोई आगे पीछे वाला मोशन करती है, आगे पीछे वाला मोशन करती है, यानी कि बैक एंड फोर्थ मोशन, एक बार पीछे आया, एक बार आगे आया, एक बार पीछे आया, एक बार आगे आया, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेसिकली बैक एंड फोर्थ मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। अब भाई इसका एग्जांपल बताओ, स्कूल बेल सभी को पसंद होती है, जब वो लास्ट में बजती है छुट्टी के टाइम पे, वो वाइब्रेशन करती है, क्या सो वाइब्रेशन करती है जब उसमें हैमर हिट करता है। अरे भाई एक ठीक है, ये है, लेकिन जो स्कूल बेल का है ये हैमर है, क्या पढ़ता हूँ और जो भी इसके नीचे का ऐसा करा है वो छोड़ो, अभी हमने सामने पढ़ा था तब फिर हिट करता है, उसको बार-बार हिट करता है, बार-बार हिट करता है, इतनी तेज हिट करता है ना, जब वाइब्रेट इतनी तेज होने लग जाती है, साउंड प्रोड्यूस करने लग जाती है, क्या साउंड प्रोड्यूस करने लग जाती है। और ये जब साउंड प्रोड्यूस करती है हमें पता चल जाता है भाई अगला पीरियड लग गया, दूसरा पीरियड लग गया, लास्ट भी लंच हो गया। अब ये साउंड स्कूल बेल वाइब्रेशन करती है, जब उस पर हैमर हिट करता है बहुत जल्दी वाइब्रेशन करती है, मतलब यानी कि बैक एंड फोर्थ मोशन बहुत जल्दी करती है, और वो साउंड प्रोड्यूस करती है। और साउंड प्रोड्यूस करती है क्या, हम बच जाते हैं घर के, तो बेसिकली मतलब कुछ नहीं है, बेसिकली भाई कुछ नहीं है, हाउ साउंड प्रोड्यूस कुछ नहीं है, साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन।
अब कोई बोले एग्जाम में आया भाई वाइब्रेशन होता क्या है, वैसे तुम खुद बना लो, फिर भी अगर तुम्हें नहीं बनाना तो ये करो। व्हाई व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू बैक एंड फोर्थ मोशन रैपिडली इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ मोशन बहुत जल्दी करने लग जाता है, मतलब तेज करने लग जाता है, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। इसी से साउंड प्रोड्यूस होता है, मैंने आपको पहले भी बोला था। अब हम एक बढ़िया सा टॉपिक पढ़ेंगे, साउंड प्रोड्यूस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। सभी ने गिटार तबला वाले सभी ने बजाया होगा, मस्त एकदम मजा आता है। वो प्रेजेंट साउंड है, प्रेजेंट साउंड है, म्यूजिक है, ठीक है। अब उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। आप अब तक का कोई डाउट आपने पहले क्या क्या पढ़ा है बताया था, आपने वेव्स पढ़ा, वेव्स का होती उसके टाइप पढ़े, अब देन साउंड कौन सी वेव है वो पढ़ा, अब साउंड होता क्या है ये पढ़ा, अब साउंड प्रोड्यूस होता कैसे ये भी पढ़ लिया। अब भाई अलग चीजों से कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, हम कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और भी बहुत सारी चीजें, नॉइस साउंड भी अलग अलग टाइप के होते हैं भाई। तो सब पढ़ डाली मेरे साथ बने रहो, एकदम मजेदार तरीके से बनाऊंगा आपको मैं, जो कि आपको मेरे लाइफ टाइम तक याद रहेगा। अरे भाई एक टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड ट्रैवल कैसे करता है, किस चीज से ट्रैवल करता है, क्यों साउंड मीडियम की जरूरत पड़ती है उसको, क्यों वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, एनर्जी ट्रांसफर कैसे करता है साउंड में, ठीक है। अब ये सबसे पहले प्रोपगेशन ऑफ साउंड में होता क्या है बेसिकली, इसमें हम क्या बताएंगे आपको कि ट्रैवलिंग कैसे करते हैं, साउंड ट्रैवलिंग, ठीक है। और साउंड ट्रैवल थ्रू किससे ट्रैवल करता है, मीडियम, उसको बिना मीडियम के वो क्यों नहीं कर सकता अभी बताता हूँ ऐसे, ठीक है। अभी मीडियम पे ट्रैवल कर सकता है, क्यों, क्योंकि भाई उसको पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। अब वैक्यूम में तो एनर्जी ट्रांसफर होती नहीं है, वैक्यूम में एनर्जी ट्रांसफर होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल ही नहीं है, वैक्यूम में पार्टिकल ही नहीं है, ठीक है। वैक्यूम में क्या नहीं है, पार्टिकल नहीं है। अब ये समझो पार्टिकल कैसे ट्रांसफर करते हैं, पार्टिकल कैसे एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं पार्टिकल्स स्मॉल मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे बैठता है कि व्हाई साउंड कांट ट्रैवल इन वैक्यूम, बिकॉज ऑफ साउंड ऑफ, यानी कि साउंड को क्या जरूरत थी मीडियम की, बिकॉज उसको एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ती है, और बिना एनर्जी ट्रांसफर करके वो ट्रैवल नहीं कर सकता, और वैक्यूम में कुछ पार्टिकल्स ही नहीं जो उनकी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आती है कंप्रेशन और रेट फंक्शन। मैंने आपको एक बताया था कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दिखाए थे मैंने, जिसमें मैंने एक जगह पे आपको चिपका के दिखाया था, एक जगह आपको नहीं, क्यों, ये है कंप्रेशन, ठीक है, ये क्या है कंप्रेशन, ठीक है। और ये है रेयरफैक्शन, इसमें मैं बताता हूँ आपके क्या होता है, ठीक है। अब देखो कंप्रेशन में पहले होता क्या है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास में होते हैं, फिर उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास में होते हैं, और वो बहुत जल्दी जल्दी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, हम उसको कहते हैं कंप्रेशन वाले से। यानी कि आप देखोगे सॉलिड में मॉलिक्यूल से बहुत पास में होते हैं, क्या बहुत पास में होते हैं। अब ये तो क्या करते हैं, बहुत जल्दी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, बट अगर ये मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे जैसे एयर गैसेस और लिक्विड्स में, तो ये एनर्जी ट्रांसफर धीरे करेंगे। यही बेसिक फंडा लगता है कि क्यों साउंड अलग अलग मैटर्स पे, अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर पे अलग अलग क्या कहते हैं स्पीड से ट्रैवल करता है। मैंने आपको पहले बताया था 343 वो एयर में करेगा, रूम टेम्परेचर के एयर में, और वाटर में भी कुछ करता था, और क्या कहते हैं स्टील में भी अलग अलग करता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टील में जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है बहुत पास में, उसमें वहाँ पे कंप्रेशन होता है। क्या होता है कंप्रेशन, सपोज दैट यहाँ पे कंप्रेशन होगा, एक पार्टिकल दूर चलेगा, एक पार्टिकल दूर है और ये पार्टिकल दूर है, फिर पास में है, तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पे हमारा कंप्रेशन हो गया, यहाँ पे हमारा कंप्रेशन हो गया। ये चीजें बेसिकली ऐसे एनसीईआरटी में देने की, बट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कंप्रेशन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाई साउंड कांट ट्रैवल इन वैक्यूम, ये सब यहाँ पे क्वेश्चन बैठते हैं, और कैसे एनर्जी ट्रांसफर करता है कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन के थ्रू, ठीक है। आई होप यू तुम्हें ये सब कुछ समझ आ गया होगा। इसके बाद हमें बहुत अच्छा टॉपिक बनने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैंने आपको बता दी मैकेनिकल वेव होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। अब पेपरों में ये सब बहुत बार पूछा जाता है, वैसे तुम्हारे पेपर में आएगा नहीं, फिर मैं आपको बता देता हूँ एक तरीके से, 9th में बहुत सारा काम आएगा ये, ठीक है। मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिफरेंस क्या होता है भाई, इसको मीडियम रिक्वायर होता है, अब इसको नहीं होता, ठीक है। और ये प्रोपोगेट कर सकता है, नहीं कर सकता प्रोपोगेट वैक्यूम में, बट ये वैक्यूम में भी प्रोपोगेट कर सकता है, सिंपल सा इतना सा है। अभी आगे जाकर तुम और भी चीजें पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। और एग्जांपल बता देता हूँ आपको, लाइट वेव्स, रेडिएशन
ठीक है। और साउंड वेव, वाटर वेव्स, ये सब बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराते रहूंगा मैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन बैठता है, क्वेश्चन है विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड इन ह्यूमन। कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में जो साउंड प्रोड्यूस करता है। मेरे मुंह से आवाज निकल रही होगी भाई, तो मेरी बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो साउंड प्रोड्यूस करता है? क्या मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है साउंड प्रोड्यूस? नहीं, इसका सिंपल सा आंसर है वॉइस बॉक्स होता है हमारे इसमें। क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड, इसके अंदर भी और भी चीज होती है, मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। ये वॉइस बॉक्स हमारे यहाँ पे रहता है यानी कि अपर एंड ऑफ ट्रेचिया में, यानी कि विंड पाइप के अपर एंड में रहता है। अब इसके बाद एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक आने वाला है, एक बढ़िया सा टॉपिक है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। मैं जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा होगा, तो मैं अपने मुंह से साउंड, मतलब अपने ह्यूमन से साउंड, मैं अपना एक ह्यूमन होके साउंड प्रोड्यूस कैसे कर पा रहा हूँ, किस पार्ट से कर पा रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन दिया था, हमारे ह्यूमन में एक साउंड प्रोड्यूस करने का पार्ट होता है जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो उसी के अंदर भी हम बहुत सारी चीजें बोलेंगे। आप देखो, अब ये ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस बाय वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये वॉइस बॉक्स होता क्या भाई? ये एक पार्ट होता है हमारे नेक में जो मौजूद होता है। क्या? कहाँ पे? नेक में मौजूद होता है, जो कहाँ पे लोकेट करता है? अपर एंड ऑफ ट्रेचिया, यानी कि विंड पाइप के अपर एंड में। यानी कि सपोज दैट ये विंड पाइप है, इसके अपर एंड में वॉइस बॉक्स होगा, तो उसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे, क्या कहते हैं, वॉइस मैंने, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होता है भाई, इसके अंदर भी एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं देयर आर टू वोकल कॉर्ड आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, ठीक है। दो वोकल कॉर्ड यानी कि दो तारे, एक तरीके से तारे समझो, जो अक्रॉस यानी कि वॉइस बॉक्स के अक्रॉस, ठीक है, स्ट्रेच होती है, जो हमारी वाइब्रेट करती है। इसके बारे में और चीज पढ़ेंगे हम। तो हम एक टॉपिक दोबारा एक और आता है इधर कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। ये तो मैंने बता दिया कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कहाँ कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हम समझेंगे साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है वॉइस बॉक्स से और लैरिंग्स से। अब देखो, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम किस चीज के, साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, हमारी बुक में मेजरली 2 कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, पहला एम्पलीट्यूड दे रखा है, दूसरा फ्रीक्वेंसी दे रखा है। बट इसमें मैं आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक और बताऊंगा और उसके एसआई यूनिट भी बताऊंगा। अब देखो, पहला कैरेक्टरिस्टिक है हमारा एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहले सबसे पहले ये समझो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती क्या है। आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब भाई जिस जो उसकी सेंट्रल पोजीशन है वेवलेंथ की, जो मतलब वेव की जो सेंट्रल पोजीशन है, वहां से वो कितना एक्सटेंड हो रहा है ऊपर की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। अब वेवलेंथ क्या होता है भाई? ये देखो, यहाँ पे एक चीज है, ये क्रस्ट, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, और इसको हम कहते हैं थ्रो। अब इसके बीच में जो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है, इतना कितना ट्रैवल कर रही है, उसको कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। अब दूसरा है हमारा फ्रीक्वेंसी। इट इज द कंप्लीट ऑसिलेशन बाय अ मूवमेंट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितनी ऑसिलेशन कर रहा है कोई भी मूवमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब टाइम पीरियड क्या होता है भाई? कितना टाइम लगा रहा है वो फ्रीक्वेंसी करने में, यानी कि कितना टाइम लगा रहा है वो ऑक्सीलेशन परफॉर्म करने में, ठीक है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। देखो, ये डायग्राम है वेव का, ठीक है। ये एक्शन कितना हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमने कहाँ पे लिखा है भाई? ये एम्पलीट्यूड लिख रखा है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से कहाँ पे हो रहा है वो? इक्विलिब्रियम ये होता है भाई, ये लाइन जो होती है वो इक्विलिब्रियम कहते हैं। नीचे की लाइन को ट्रो कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और क्रेस्ट ऊपर वाली को क्या कहते हैं? ऊपर वाली पॉइंट को कहते हैं। देखो, यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना, अब ऐसा हो रहा है, तो ये क्रेस्ट होगा, ये ट्रो होगा, ठीक है, ये ट्रो होगा, ठीक है। इसी में भी कह रहे हैं, अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी कितनी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं उसको? हम वेवलेंथ कहते हैं। अब इसको कुछ ऐसा यूनिट समझो, ऐसा यूनिट ऑफ हर्ट्ज। ऐसा यूनिट ऑफ हर्ट्ज क्या होती है भाई? इसका सिंबल है जी होता है, और उसका जो क्या कहते हैं? न्यू पढ़ते हैं, इसके सिंबल को न्यू, ये इसका सिंबल ये होता है, इसको न्यू कहते हैं। अब वेवलेंथ भाई, डिनोटेशन बाय क्या? डिनोट किससे करता है? इस सिंबल से डिनोट करता है। अब ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है, जैसे हमारी टाइम की ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। वैसे यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड मीटर में नापी जाती है, ठीक है। अब हम इसके बाद एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब देखो, एक टॉपिक आता है ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड, यानी कि हम कौन से साउंड सुन सकते हैं और कौन से साउंड नहीं सुन सकते। अब ये देखो, यहाँ पे ऑडिबल साउंड कौन कौन से होते हैं, यानी कि ऑडिबल साउंड मतलब वो साउंड जो हम सुन सकते हैं। अब इसकी रेंज होती है कि हम कौन कितने से कितने हर्ट्ज से लेकर कितने हर्ट्ज तक साउंड सुन सकते हैं। अब इसकी रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 के हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं।
यानी कि अगर इससे नीचे जाएगा 20 हर्ट्ज से नीचे जाएगा तो हम नहीं सुन सकते, अगर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर जाएगा तो हम नहीं सुन सकते नॉर्मल। बट हाँ, जो बेबी होता है उसका सेंसेस बहुत तेज होते हैं, इस वजह से वो 20 हर्ट्ज से नीचे भी सुन सकता है, 20 के हर्ट्ज से ऊपर भी सुन सकता है। अब इनऑडिबल साउंड क्या होता है भाई? साउंड दैट वी कांट हियर। कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हम नहीं हियर कर सकते। अब वो साउंड कौन कौन से होते हैं भाई? जो लेस देन होते हैं किससे? 20 हर्ट्ज से। और जो और कौन कौन से जो मोर देन होते हैं किससे? 20 के हर्ट्ज से। अब जो 20 हर्ट्ज और 20 के हर्ट्ज से जो क्या कहते हैं 20 हर्ट्ज से नीचे साउंड होता है हमको क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। और जो 20 के हर्ट्ज से ऊपर साउंड होते हैं उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, अब इसके बाद और भी बढ़िया बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसे ही लगे रहो मोटे। देखो कुछ नॉइस और म्यूजिक क्या होता है भाई? नॉइस म्यूजिक सभी सुनते हैं, बट नॉइस क्या होता है? अब नॉइस क्या होता है भाई? नॉइस होता है अनप्लीजेंट साउंड, यानी कि बहुत खराब साउंड जो हमें दिक्कत पहुंचाता है, उसको हम नॉइस कहते हैं। अब एग्जांपल भाई, तुम ट्रैफिक में चले जाओ, अब वहां पे भोपू भोपू की आवाज आती रहती है, हॉर्न की आवाज आती रहती है। और दूसरा कंस्ट्रक्शन साउंड, वहां पे अलग अलग व्हीकल चलते रहते हैं जिस वजह से बहुत ज्यादा साउंड, अलग अलग चीजें चलती रहती है, गड्ढा खुदते रहता है, तो बहुत खराब खराब। अब हाई वॉल्यूम साउंड, म्यूजिक भी नॉइज बन सकता है अगर वो हाई वॉल्यूम में बजाया जाए। यानी कि देखो सपोज दैट मैं गाने बजा रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा शादी में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं हाई वॉल्यूम में बजा रहा हूँ, तो वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा हमारे लिए। मोर देन जो भी 80 dB से क्या कहते हैं ज्यादा होते हैं ना, उसको हम नॉइस में गिनते हैं। अब म्यूजिक क्या होता है भाई? फ्लूजेंट साउंड, जो हमें अच्छा लगे जिसको सुनते समय, जैसे कि अब गिटार साउंड, गिटार को सुनने से अच्छा लगता है ना, ठीक है। और अरिजीत सिंह की वॉइस, भाई अरिजीत सिंह का गाना सभी ने सुने होंगे। अब भाई जब वो गाता है हमें बहुत अच्छा लगता है। अब भाई ये डेसिबल होता क्या है, कुछ टॉपिक मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा। अब इसके बाद हम जाने वाले हैं नॉइस और पोल्यूशन के बारे में, नॉइस और नॉइस पोल्यूशन के बारे में। अब देखो नॉइस पोल्यूशन और उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले समझो नॉइस पोल्यूशन होता क्या है भाई? ये इट इज द एक्सेसिव अनवांटेड साउंड दैट हार्म ह्यूमन हेल्थ, वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंटल क्वालिटी। भाई ये ना एक टाइप का पॉल्यूशन होता है जो किससे द्वारा होता है? एक्सेसिव साउंड से प्रोड्यूस होता है। अब ये क्या क्या हार्म करता है भाई? ह्यूमन हेल्थ में हार्म करता है, ठीक है। दूसरा वाइल्ड लाइफ में जो रहते हैं भाई उनको इरिटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल क्वालिटी में भी इससे बहुत ज्यादा फर्क डालता है, ठीक है। अब हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है नॉइस पोल्यूशन के हमारी ह्यूमंस में भाई? ह्यूमन हेल्थ में। अब हाइपरटेंशन यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा आगे चलने लग जाता है, यानी कि तेज चलने लग जाता है, बीपी हाई हो जाता है। दूसरा एंजाइटी, हमें डिप्रेशन से बहुत ज्यादा फील होने लग जाता है, हमें सफोकेशन वगैरह, ये सब सर में दर्द, ये सब। और हेयरिंग लॉस, ये बहुत बार टेम्परेरी होता है, बट इन रेयर केस अगर तुमने कुछ ज्यादा ही नॉइस पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हो तो ये तुम्हारे हेयरिंग लॉस परमानेंटली भी कर सकता है। अब मैं कुछ वो चीज पढ़ाऊंगा जो जो मैं तुम्हें पढ़ाने भूल गया था बेसिकली, अब मैं आपको सारा का डाउट क्लियर कर दूंगा। देखो मैं कुछ टॉपिक भूल गया था तो उसके बारे में बताता हूँ सबसे पहले आपको। अब डेसिबल क्या होता है? वैसे मैंने आपको बता दिया था भाई, ऐसा ही यूनिट होती है कि कितना लाउड है साउंड। ये जैसे कि आपने देखा होगा आईपीएल में जब थाला आता है, यानी कि माही आता है, एमएस धोनी आता है, तो जो डेसिबल मीटर दिखाते हैं साउंड की लाउडनेस कितनी हो चुकी है, कभी 128, कभी 121, कभी 122 पहुंच जाती है, तो वो दिखाता है कि कितना ज्यादा साउंड लाउड हो चुका है। अब भाई फैक्टर को क्या क्या है कि जो साउंड क्वालिटी है मेल फीमेल और बेबी की डिफरेंट है। सबसे पहले फैक्टर तो भाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। अब दूसरा फैक्टर है मसल्स, मसल्स का फैक्टर है, वो बताता हूँ मसल्स का कैसे है, ठीक है। और लास्ट फैक्टर है हमारा लेंथ ऑफ, इसकी लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड कैसे है ये देखो। अब सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि जिस भी आवाज की ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जिस भी साउंड की ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जो उसकी आवाज की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा मतलब खराब सी हो जाएगी, यानी कि श्रिल हो जाएगी, आवाज पतली हो जाएगी और चुपती हुई आवाज आ जाएगी। जो हमने फीमेल्स और बेबी में ज्यादा देखा होगा, क्योंकि इनकी जो आवाज की फ्रीक्वेंसी है बचपन में वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं चुपती हुई आवाज आती है, यानी कि बहुत ज्यादा शेर आवाज आती है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर पेपर में बाई चांस वो आया कि वेवलेंथ बनाओ, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हमेशा ऐसी वेवलेंथ बनाना है, क्योंकि भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी होते जा रही है और यहाँ पे वॉइस बहुत ज्यादा फील हो रही है। अब दूसरा है मसल, कुछ मसल्स होते हैं जो हमारे वोकल कॉर्ड के पास स्ट्रेच रहते हैं, यानी कि कुछ वोकल कॉर्ड के स्ट्रेच रखते हैं, अगर वो ज्यादा टाइट है, वही टाइट रखे हैं वोकल कॉर्ड के, या फिर थिन रखते हैं, अगर बहुत ज्यादा टाइट है तो आवाज पूरी डिफरेंस होगी, अगर बहुत ज्यादा लूज है तो आवाज डिफरेंस होगी। अब दूसरा है लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड,
बेसिकली मैं आपको बताता हूँ फीमेल्स में, किसमें, फीमेल्स में जो वोकल कॉर्ड की लेंथ 15 होती है, ठीक है, 15 mm होती है, और जो मेल्स में उसमें होती है हमारी 20 मिलीमीटर, ठीक है। अब ये कैसे डिफरेंट करता है भाई, जितनी ज्यादा हमारी जो वेव मतलब यानी कि जो वोकल कॉर्ड का साइज है वो कम होता रहेगा, उतनी हमारी आवाज पतली होती रहेगी और श्रिल होती रहेगी। अगर हमारा बढ़ते रहेगा तो हमारी आवाज उतनी ज्यादा भारी होती रहेगी, और भी बहुत सारी चीजें और उतनी हमारी भारी होती रहेगी। अब मेल में हमारी आवाज बहुत ज्यादा भारी है, मेरी आवाज खुद देख लो, अब मेरी आवाज भारी है, यानी कि जो मेरी वोकल कॉर्ड्स है वो बहुत ज्यादा मतलब 20 mm के आसपास है, और मेरी फ्रीक्वेंसी आवाज में कम है। अब कुछ लोगों की आवाज में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जिनकी आवाज बहुत ज्यादा पतली होती है, जैसे फीमेल्स और बेबी, ठीक है। अब तो बेबी में ना इससे भी छोटा होता है, कि इससे भी छोटा क्या कहते हैं, इससे भी छोटी लेंथ होती है, किस चीज की, वोकल कॉर्ड की। ये बेसिक कुछ बेसिक चीजें अगर आपसे पूछे जाए क्यों डिफरेंट होती है, तो आप ये 3 फैक्टर सीख सकते हो। अब एक सेकंड, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि नॉइज पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले 80 dB से ज्यादा साउंड मत बजाना कभी भी, जिससे हमारे एनवायरमेंटल और हमारी हेल्थ इश्यूज आती है। शादी चाहे बर्थडे या फिर कुछ भी हो फंक्शन में 80 यानी कि ज्यादा लाउड में साउंड मत बजाना, वो वॉइस म्यूजिक मत करना, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर इफेक्टिव चीजें हैं, ट्रैफिक कम करो जिससे हॉर्न बहुत ज्यादा कम रहे। आज के लिए बस इतना ही, हमारा जो साउंड चैप्टर है पूरा का सारा खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक नोट्स डाल दूंगा साउंड चैप्टर का, जिसमें डिटेल वाइज, वैसे मैंने आपको सारी की सारी चीजें प्रॉपर डिटेल वाइज नहीं बताई, तो उस नोट्स में आपको सब कुछ डिटेल वाइज पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो हमारी अमेजिंग से कंटेंट है आपके पास हमेशा आते रहे। तो बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।